हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 11 बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप और बारीकी से समझाया गया है। पूरे चैप्टर को विस्तार से समझने के लिए आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है बल। बल क्या है? वास्तव में बल हम किससे कहेंगे? बल को समझने के लिए हम कुछ क्रियाओं पर विचार करते हैं, जैसे कि उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना इत्यादि। इन सभी क्रियाकलापों से आप क्या समझ पाते हैं? या तो किसी वस्तु को आप उठाते हैं, किसी वस्तु को खोलते होंगे, बंद करते होंगे, ठोकर मारते होंगे, हिट करते होंगे, प्रहार करते होंगे, या तो धक्का देते होंगे या खींचते होंगे। इस प्रकार की कुछ क्रियाएं आप अपने दैनिक जीवन में अक्सर करते होंगे। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। जितने भी प्रकार की क्रियाओं के बारे में अभी हमने चर्चा किया, इसमें प्रत्येक क्रियाएं क्या करती हैं कि वस्तु की गति में किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। इनमें से प्रत्येक कार्य को या तो खींचना अथवा धक्का देने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जितने भी क्रियाओं के बारे में हमने चर्चा किया, जैसे उठाना, ठोकर मारना, हिट करना इत्यादि, इन सभी में प्रत्येक कार्य को या तो आप खींचते होंगे या फिर धक्का देते होंगे। अब देखिए, इस चित्र के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि बल क्या होता है। अब मान लेते हैं एक वस्तु किसी सतह पर रखा गया है। अब इस वस्तु को या तो आप धक्का देते होंगे या फिर इस वस्तु को आप खींचते होंगे। यानी किसी वस्तु को या तो धक्का देना या फिर खींचना को ही बल कहा जाता है। यानी बल क्या है? न बल खींचने या धक्का देने की क्रिया को ही बल कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं बल के बारे में आपने समझ गया होगा कि बल क्या है। अब सवाल है, बल की परिभाषा क्या है? अगर परीक्षा में आए कि बल किससे कहते हैं, तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। बल लगने से किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन आने की संभावना होती है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। इसका क्या मतलब है? बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं, इसका मतलब यह है कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। अब आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो कम से कम दो वस्तु का होना आवश्यक है। एक वस्तु जिस पर बल लगता है और दूसरा वस्तु जो बल लगाने का कारण है। अब इस चित्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बैल पर बल लगाया जाता है एक लड़के के द्वारा। तो इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि बल जो लग रहा है वह बैल पर लग रहा है और बल लगने का कारण जो है वह है लड़का, जो इस बैल को रस्सी के जरिए खींचता है। इस चित्र से हमें यह समझ में आता है कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तु का होना आवश्यक है। इस चित्र में पहला वस्तु है एक बैल और दूसरा वस्तु है वह लड़का जो इस बैल पर बल लगाता है। इसी प्रकार दूसरा चित्र आप देख सकते हैं कि दो लड़की एक दूसरे पर बल लगाती हैं। यानी बल लगाने के लिए दो वस्तु का होना आवश्यक है। जब तक दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया नहीं होगी, बल नहीं लग सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है बल का योग। योग का मतलब होता है जोड़। आपने गणित की कक्षाओं में पढ़ते होंगे कि संख्याओं का जोड़ होता है, संख्याओं का योग होता है। जैसे 2 और 4 6 होता है, 10 और 5 15 होता है। ठीक उसी प्रकार क्या बल का भी जोड़ संभव है? इसी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस चित्र को गौर से देखते हैं। एक बड़ा सा वस्तु रखा गया है
और इस वस्तु पर दो लड़का एक साथ एक ही दिशा में बल लगाता है, तो इस वस्तु पर जो नेट बल कार्य करता है वह कितना होगा? दो लड़का द्वारा लगाया गया बल का योगफल को ही नेट बल कहा जाएगा। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र में क्या है कि एक वस्तु है, इसमें दो लड़का एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी दोनों लड़का बल लगाता है, लेकिन बल लगाने की जो दिशा है ये अलग अलग है। तो अब अगर कहा जाए कि इस चित्र में वस्तु पर नेट बल कितना कार्य करता है, तो दो लड़के द्वारा लगाया गया बल का जो अंतर होगा, जो घटाव होगा, वह होगा बल का योग। यानी इस वस्तु पर जो नेट बल होगा वह पहले लड़के द्वारा लगाया गया बल और दूसरे लड़के द्वारा लगाया गया बल के अंतर को ही नेट बल कहा जाएगा। अब हम तीसरा चित्र देखते हैं। इसमें एक रस्सी है जिसमें तीन बच्चे लेफ्ट साइड से खींच रहे हैं और तीन बच्चे राइट साइड से खींच रहे हैं। तो इसमें जो नेट बल लगेगा वह कितना लगेगा? तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से लगाए जाने वाले बल का जो अंतर होगा वही नेट बल होगा। यानी बल का योग जो होगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि बल कितनी मात्रा में और किस दिशा से लगाया जा रहा है। निष्कर्ष, हमने जो चर्चा किया उसका क्या निष्कर्ष निकला, अब हम ये देखते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाया जाए और ये सभी बल एक ही दिशा में लगाया जाए, तो ऐसी स्थिति में सभी बल आपस में जुड़ जाते हैं, यानी नेट बल जो होगा सभी बलों के योगफल के बराबर होगा। अब इसे समझने के लिए हम इस चित्र का सहारा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एक वस्तु किसी सतह पर रखा गया है। अब इस वस्तु पर दो बल कार्यरत हैं। एक बल है F1 और दूसरा बल है F2। यानी इस वस्तु पर दो बल लगाया जा रहा है। एक बल का मान है F1 और दूसरे बल का मान है F2। दोनों बलों की दिशा एक ही है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वस्तु पर जो नेट बल लगेगा वह दोनों बलों के योगफल के बराबर होगा। यानी नेट बल जो होगा वह होगा F1 प्लस F2। यानी किसी वस्तु पर जब एक ही दिशा में बल लगाए जाएं तो नेट बल दोनों बलों के योगफल के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अब आइए इसको हम चित्र के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु है, इसमें दो बल विपरीत दिशा से लग रहा है। एक बल का मान है F1 और दूसरा बल का मान है F2। मान लेते हैं कि F1 का जो परिमाण है वह अधिक है, यानी F1 बल की जो मात्रा है वह अधिक है F2 की तुलना में। अब आप देख सकते हैं इस वस्तु पर दो बल लग रहा है और दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ऐसी स्थिति में नेट बल क्या होगा जो इस वस्तु पर लग रहा है? नेट बल जो होगा वह दोनों बलों का अंतर होगा, यानी नेट बल बराबर F1 माइनस F2। अब जरा हम कल्पना करते हैं, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। मान लेते हैं एक वस्तु है, इसमें दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में लग रहा है और दोनों बलों का जो मात्रा है, जो परिमाण है वह एक जैसा है, एक समान है और इसकी मात्रा है F, परंतु दोनों बलों की दिशा अलग अलग है। इस स्थिति में नेट बल जो इस वस्तु पर लगता है वह होगा F माइनस F, अर्थात नेट बल शून्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर दो समान बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे तो नेट बल शून्य होगा। अब तक हमने जो भी चर्चा किया इसमें हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात तो यह है कि बल की परिमाण होती है। जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल की कुछ मात्रा होती है, यानी या तो बल कम होगा
या अधिक होगा, यानी जो भी बल लगाया जाएगा उसकी कुछ माप होगी। इसी प्रकार बल की दिशा होती है। जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो इस बल की कोई ना कोई दिशा जरूर होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि बल की परिमाप और दिशा दोनों होने के कारण यह एक सदिश राशि है। आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक है सदिश राशि और एक है अदिश राशि। वैसे भौतिक राशि जिसकी परिमाप और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहा जाता है। इसमें हमने क्या देखा कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाप भी है और दिशा भी है, इसलिए बल एक सदिश राशि होता है। अब हम एक नजर डालते हैं बल का प्रकार पर। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार है संपर्क बल और दूसरा प्रकार है असंपर्क बल। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बल कितने प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि बल को दो भागों में बांटा गया है। कुछ बल संपर्क बल का उदाहरण है जबकि कुछ बल असंपर्क बल का उदाहरण है। अगर हम बात करें संपर्क बल क्या है, तो यह उस प्रकार का बल है जिसमें बल लगाने के लिए वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क बल वैसे बल को कहा जाता है जिसमें अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाना चाहेंगे तो हमें संपर्क स्थापित करना होगा। जैसे अगर आप किसी बाल्टी को खींचना चाहते हैं तो बाल्टी को आपको हाथ से टच करना होगा, संपर्क करना होगा। तो इस प्रकार के बल को संपर्क बल कहा जाता है। परंतु कुछ बल असंपर्क बल भी होते हैं। इस प्रकार के बल बिना संपर्क का लगता है, यानी जिसमें संपर्क होना जरूरी नहीं है। जैसे दो चुंबकों के टुकड़ों के मध्य जो बल लगता है इसमें कोई संपर्क नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के दूर से ही यह बल कार्य करता है। यानी बल जो होगा वह दो प्रकार का होगा, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल का कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर हम संपर्क बल के उदाहरण की बात करें तो पेशीय बल एक संपर्क बल का उदाहरण है। यह बल शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। आमतौर पर हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर बल लगाते हैं और इस प्रकार के बल जो हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है वैसे बल को पेशीय बल कहा जाता है। जैसे कि हाथ से बाल्टी को उठाना। जब आप किसी बाल्टी को अपने हाथ से उठाएंगे तो इसमें जो बल लगाया जाएगा वह शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाएगा, यानी यह पेशीय बल का उदाहरण है जो कि एक संपर्क बल है। इसी प्रकार खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को ठोकर मारना यह भी एक पेशीय बल है। हाथ से दरवाजा खोलना यह भी पेशीय बल है जो संपर्क बल का उदाहरण है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उदाहरण हम देख सकते हैं पेशीय बल का। संपर्क बल का अगला उदाहरण है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, इससे एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। गतिशील गेंद धीरे धीरे विराम अवस्था में आ जाती है क्योंकि फर्श और गेंद के मध्य घर्षण बल कार्य करती है। आपने ये अनुभव किया होगा कि एक गतिशील गेंद धीरे धीरे विराम की अवस्था में आ जाती है। कारण क्या है कि जब कोई गेंद किसी सतह पर गतिशील होती है तो फर्श और गेंद के मध्य एक घर्षण बल कार्य करती है और यह घर्षण बल गेंद की गति को धीरे धीरे धीमा करती है और अंततः यह गेंद विराम की अवस्था में आ जाती है। इसी प्रकार कार की इंजन बंद कर देने पर यह घर्षण बल के कारण धीरे धीरे रुक जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी गतिशील वस्तु जब किसी सतह पर गति करती है तो सतह और उस वस्तु के मध्य एक घर्षण बल कार्य करती है और यह घर्षण बल दोनों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस अवस्था में घर्षण बल गति का विरोध करती है। घर्षण बल दो वस्तुओं के मध्य संपर्क के कारण होती है। आपने ये अवश्य अनुभव किया होगा कि जब दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होती है तो ये घर्षण बल का कारण है दोनों वस्तुओं के मध्य आपस में संपर्क।
यानी घर्षण बल जो है ये एक संपर्क बल का ही उदाहरण है। अतः हम कह सकते हैं कि घर्षण बल एक संपर्क बल है। अब हम असंपर्क बल का उदाहरण देखेंगे। असंपर्क बल एक ऐसा बल होता है जिसमें वस्तुओं के मध्य बिना किसी आपसी संपर्क का बल लगता है। असंपर्क बल का सबसे अच्छा उदाहरण है चुंबकीय बल, क्योंकि दो चुंबक के टुकड़े आपस में एक दूसरे को बल लगाते हैं बिना किसी संपर्क का, अर्थात चुंबकीय बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव होते हैं दक्षिणी ध्रुव, जिसे साउथ पोल कहा जाता है, इससे एस द्वारा सूचित किया जाता है। अगला ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, जिसे नॉर्थ पोल कहा जाता है और इससे एन द्वारा सूचित किया जाता है। जब एक चुंबक के सामने दूसरे चुंबक को रखा जाता है तो दोनों चुंबक एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं बिना किसी आपसी संपर्क का। जब चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे के सामने हो तो ऐसी स्थिति में दोनों ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी प्रतिकर्षण होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि चुंबक का नॉर्थ पोल और दूसरे चुंबक का नॉर्थ पोल जब एक दूसरे के करीब हो तो इसमें दोनों चुंबकों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। परंतु जब दो चुंबक अलग अलग ध्रुव के साथ आपस में एक दूसरे के पास हो तो ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। कहने का मतलब अगर किसी चुंबक का नॉर्थ पोल और किसी दूसरे चुंबक का साउथ पोल एक दूसरे के सामने हो तो ऐसी अवस्था में आकर्षण होता है। चुंबक का समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस उदाहरण में हमने क्या देखा कि चुंबक के दो टुकड़े एक दूसरे को बल लगाते हैं और ये बल बिना किसी आपसी संपर्क का होता है। तो हम लिख सकते हैं बिना किसी संपर्क के दो चुंबकों के मध्य बल लग सकता है, अतः चुंबकीय बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। असंपर्क बल का अगला उदाहरण है स्थिर वैद्युत बल। इसे एक उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। सूखे बालों पर कंघी चलाने पर बाल तथा कंघी दोनों आवेशित हो जाते हैं और एक दूसरे को दूर से ही आकर्षित करते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में यह अनुभव किया होगा कि जब एक कंघी को, प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों पर रगड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में सूखे बाल और कंघी दोनों आवेशित हो जाते हैं और एक दूसरे को दूर से ही आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार सिल्क के कपड़े पर कांच की छड़ को रगड़ने पर भी दोनों आवेशित हो जाते हैं। जब हम सिल्क के एक कपड़े को कांच की छड़ के द्वारा रगड़ते हैं तो इस स्थिति में भी सिल्क के कपड़े और कांच की छड़ दोनों आवेशित हो जाते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार जाड़े के दिनों में जब हम अपने गर्म कपड़े को शरीर से उतारते हैं तो हमें रात के समय छोटी छोटी चिंगारियां दिखाई देती हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ये सभी जो बल होते हैं इससे स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। इस क्रिया में एक वस्तु धन आवेश और दूसरे वस्तु ऋण आवेश से आवेशित हो जाते हैं। इस प्रकार के वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। एक वस्तु धन आवेश से आवेशित होती है जबकि दूसरा वस्तु ऋण आवेश से आवेशित होती है। हम कल्पना करते हैं कि एक वस्तु है जो ऋण आवेश से आवेशित है। इसी वस्तु के सामने दूसरा वस्तु है जो धन आवेश से आवेशित है। जब एक ऋण आवेशित वस्तु और एक धन आवेशित वस्तु एक दूसरे के सामने हो तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं के मध्य आकर्षण का बल कार्य करता है। यह बल दूर से ही यानी बिना संपर्क का लगता है। इसी प्रकार जब समान आवेश के दो वस्तु यानी दोनों वस्तु धन आवेश से आवेशित हो या फिर दोनों वस्तु ऋण आवेश से आवेशित हो तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो इस प्रकार स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रकार का बल वस्तुओं के मध्य बिना संपर्क का होता है। तो हम लिख सकते हैं
कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, जो एक असंपर्क बल का उदाहरण है। इसी प्रकार असंपर्क बल का अगला उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती है? ब्रह्मांड की कोई दो पिंड अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करती हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह प्रकृति का एक नियम है कि ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तु, कोई भी दो पिंड अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को आकर्षित करती है और ये दूर से ही होता है। इसमें वस्तुओं के मध्य कोई संपर्क का होना अनिवार्य नहीं है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण की बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य आकर्षण जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण है। इसी प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य आकर्षण बल भी गुरुत्वाकर्षण बल हैं। इस प्रकार कई सारे उदाहरण हैं गुरुत्वाकर्षण बल के। तो हम लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण बल होता है जो बिना किसी संपर्क का ही लगता है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल, ये दो प्रकार के बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है। ये कभी भी प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। साथ ही साथ ये बिना किसी संपर्क का ही लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। अब तक इस वीडियो में हमने बल के बारे में चर्चा किया। अब हमारा अगला टॉपिक होगा दाब, जिससे इंग्लिश में प्रेशर कहा जाता है। दाब क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र को ध्यान से देखेंगे। आपने देखा होगा कि कील का एक छोर नुकीला बनाया जाता है। अब कील का यह छोर नुकीला क्यों होता है, इसका क्या कारण है? कील का यह छोर जितना अधिक नुकीला होगा, यह कील आसानी से किसी सतह पर धंस सकता है। यानी अगर किसी बल को बहुत ही कम क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो यह बल अधिक प्रभावशाली होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि दाब जो होगा ये बल और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल कम हो तो हम कह सकते हैं कि इसमें दाब अधिक लगता है, और अगर क्षेत्रफल अधिक पर बल लगे तो हम कहेंगे कि दाब कम है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब कोई कुली किसी भारी सामान को अपने सिर पर उठा लेता है तो वह सिर पर एक पगड़ी बांध लेता है। ऐसा क्यों? अगर वह अपने सिर पर एक पगड़ी बांध लेता है तो जितना भारी सामान है, सामान का पूरा वजन पूरे सिर पर एक समान रूप से लगता है। यानी उसके सिर के किसी खास हिस्से पर न लगकर पूरा का पूरा वजन उसके सिर के संपूर्ण हिस्से पर लगता है। यानी उसके सिर पर दबाव कम पड़ता है। तो अब सवाल आता है कि विज्ञान की भाषा में दाब क्या है? जब किसी इकाई क्षेत्रफल पर, यानी एक इकाई क्षेत्रफल पर, एक इकाई कहने का मतलब जैसे 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इत्यादि, यानी एक ऐसा क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 1 इकाई हो, इस 1 इकाई क्षेत्रफल पर एक समान बल जो कि इस इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करे तो इसी को दाब कहा जाता है। यानी दाब वह बल है जो बल किसी इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता है। अगर हम दाब के परिभाषा की बात करें तो किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब के लिए सूत्र है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। अगर हम किसी बल को बहुत ही कम क्षेत्रफल पर लगाएंगे तो दाब का मान उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि कील के एक हिस्से को नुकीला बनाया जाता है, क्योंकि कील के एक हिस्से को जितना नुकीला बनाया जाएगा बल बहुत ही कम क्षेत्रफल पर लगेगा, जिसके कारण दाब का मान अधिक होगा और यह कील किसी सतह पर आसानी से धंस सकता है।
इसीलिए दाब जो होगा वह अधिक होगा अगर कम क्षेत्रफल पर बल लगे तो। अगला टॉपिक है द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। कोई भी द्रव या गैस दबाव डालती है। किसी बर्तन में रखी हुई द्रव उसकी दीवार पर दबाव डालती है। जब किसी द्रव को किसी बर्तन में रखा जाता है तो यह द्रव बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। अब हम उदाहरण लेते हैं पानी से भरी हुई एक बोतल का। कोई भी बर्तन जब किसी द्रव से भरी हुई होती है तो द्रव के कारण ये दबाव महसूस करती है, और किसी द्रव जो किसी बर्तन पर दबाव डालती है ये निर्भर करता है द्रव की गहराई पर। यानी पानी की सतह से जैसे जैसे हम गहराई बढ़ाते जाएंगे द्रव का दबाव का मान भी बढ़ता जाएगा। अगर हम इस बिंदु की बात करें, यानी एक ऐसा बिंदु जो कि पानी के सतह के समीप हो, तो इस बिंदु पर पानी के द्वारा डाला गया दबाव का मान बहुत ही कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई बढ़ाते जाएंगे, अगर हम इस बिंदु की बात करें तो दबाव का मान अधिक होगा क्योंकि पानी की गहराई बढ़ गई। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो पानी द्वारा लगाया गया दबाव का मान और अधिक होगा क्योंकि गहराई बढ़ गई। यानी जब किसी बर्तन में कोई द्रव को रखा जाता है तो द्रव उस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती हैं, और ये दबाव निर्भर करती हैं गहराई पर। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, गहराई बढ़ाते जाएंगे, दबाव का मान अधिक होता चला जाएगा। इसी प्रकार एक बंद बर्तन में भरी हुई गैस भी दीवार पर दबाव डालती है। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि जब किसी बर्तन पर एक द्रव को रखा जाए तो ये द्रव बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। ठीक इसी प्रकार एक बंद बर्तन में अगर गैस को भरा जाए तो ये भरी हुई गैस भी दीवार पर दबाव डालती है। यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो हवा तेजी से बाहर निकलने लगता है। आपने ये अनुभव किया होगा कि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को अगर खोल दिया जाए तो मुंह से हवा तेजी से बाहर निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई होती है तो ये भरी हुई हवा गुब्बारे की दीवार पर एक दबाव डालती है, और इसी दबाव के कारण जैसे ही हम मुंह को खोल देते हैं तो ये हवा तेजी से बाहर निकलने लगता है। दीवार के प्रत्येक बिंदु पर गैस एक समान दाब डालती है। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि किसी बर्तन पर अगर कोई द्रव को रखा जाए तो द्रव अलग अलग बिंदु पर अलग अलग दबाव डालती है, और यह दबाव निर्भर करती है कि गहराई कितनी है। परंतु अगर हम गैस की बात करें, किसी बंद बर्तन में अगर गैस को भरा जाए तो ये गैस बर्तन के प्रत्येक बिंदु पर एक समान दाब डालती है। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होती है, आइए समझते हैं। हमारे चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी में हमारे चारों ओर वायु का एक आवरण है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब आप इस चित्र पर ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे पृथ्वी सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक वायु का आवरण फैला हुआ है। अब जरा इकाई क्षेत्रफल पर हम विचार करते हैं। किसी इकाई क्षेत्रफल के ऊपर वायु का एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कई किलोमीटर तक है। वायु की इतनी लंबी, इतनी ऊंची जो स्तंभ है, इसके द्वारा जो दबाव डाला जाता है इससे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अगर हम अपने सिर के ऊपर वायुमंडलीय दाब की कल्पना करें तो आप कह सकते हैं कि हमारे सिर पर एक बहुत बड़ी दाब डाली जाती है हमारे वायुमंडल के द्वारा। वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए थे। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक
ऑटो वान गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के दो खोखले गोलों के लिए, जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था, इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। अब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग न कर पाए। हमारे शरीर पर वायु का अत्यधिक दाब पड़ता है, फिर भी हम क्यों नहीं पिचक जाते? यह प्रश्न हमारे मन में उठना स्वाभाविक है कि जब हमारे शरीर पर वायु का अत्यधिक दाब पड़ता है, फिर भी हम पिचक क्यों नहीं जाते हैं? इसका कारण यह है कि दाब को सहन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर भी एक दाब बाहर की ओर लगती है, जो वायु दाब के विपरीत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे चैप्टर को विस्तार से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। अगर हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।